झारखंड प्रदेश में मॉब लिंचिंग जैसे शब्द ने दोबारा से लिया जन्म। आपको बता दें, रांची के काटम कुली क्षेत्र के निवासी अख्तर अंसारी की टाटी सिलवे थाना क्षेत्र में भीड़ द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसी बीच स्वर्गीय अख्तर अंसारी के घर पहुंचे मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी, केंद्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा, और सरकार से कहा कि मॉब लिंचिंग पर जल्द से जल्द कानून बनाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जोहार झारखंड, नया भारत टीवी 24 देख रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी रांची से कोसों दूर काटमकुल्ली गांव में हैं, यानी कि अख्तर अंसारी के घर पर, जिनको बकरी चोरी के आरोप में मार दिया गया। आपको बता दें, झारखंड में फिर से मॉब लिंचिंग का कहर बरस पड़ा है, यानी कि झारखंड में मॉब लिंचिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा अगर चर्चित रहा है तो तबरेज़ अंसारी। आज भी उनको कहीं ना कहीं सही से इंसाफ नहीं मिल पाया। उनकी पत्नी दर दर की ठोकरें खा रही हैं और ना ही सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला। दूसरा, आपको बता दें, गौ मांस के मामले में अलीमुद्दीन अंसारी रामगढ़ के, उनको मार दिया गया भीड़ द्वारा, जिन्हें जयंत सिन्हा ने आरोपियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। ऐसे हमारे देश में ऐसे मंत्री हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें आपको कि धवैया पंचायत के रहने वाले वार्ड सदस्य इमरान अंसारी की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई। महेशपुर के रहने वाले अनगढ़ा थाना क्षेत्र के मुबारक खान की टायर चोरी में हत्या कर दी गई। सचिन वर्मा रांची के रहने वाले, उनकी भी पीट कर हत्या कर दी गई। और दुमका तालजारी थाना क्षेत्र में रहने वाले सुरेश यादव की भी चोरी के आरोप में मार दिया गया। रांची के होरेदाग गांव के रहने वाले मिथुन सिंह खरवार को भी मौत के घाट उतार दिया गया। आप समझ सकते हैं, क्या ये लोग वाकई चोरी करते हैं या चोरी का एक आरोप लगा के लोगों की, बेकसूरों की जान ले ली जाती है? आखिर झारखंड में ही इतना क्यों हो रहा है? झारखंड में मॉब लिंचिंग का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा हुआ है जो यूएनओ में भी आवाज़ उठाई गई, अमेरिका के संसद में भी आवाज़ उठाई गई। तमाम लोगों ने इस पर अफसोस जाहिर किया, मगर फिर भी लिंचिंग रुकने का नाम नहीं। वर्तमान की सरकार जो है, गठबंधन की सरकार जो है, जेएमएम की, हेमंत सोरेन ने मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने का प्रयास किया, मगर कहीं ना कहीं झारखंड के राज्यपाल ने उसको बिल को वापस कर लौटा दिया गया। अब ये देखना है कि कितने लोग और लोगों की जाने जाएगी जब तक मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं बनता है। हमारे साथ केंद्रीय अध्यक्ष मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी जी उपस्थित हैं, डॉक्टर इसराही जी हैं, और तमाम अख्तर अंसारी के वह बच्चे जो आज अनाथ हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको समझदारी नहीं है कि आखिर क्या हुआ है मेरे पिताजी के साथ में, मेरे अब्बा जी के साथ में, इनको कुछ नहीं पता है। छोटे छोटे बच्चे, आखिर इनका भरण पोषण कौन करेगा? क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि अख्तर अंसारी अकेले ही घर में थे जो अपने बच्चों को पालन पोषण करते थे, कमाई करते थे। और आज ये सीधा बात करते हैं इनसे कि क्या कुछ मामला और भी सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से बताया गया है कि जब अख्तर अंसारी को मारने से पहले रात को 2 से 2:30 के बीच में उनके भतीजे के मोबाइल पर फ़ोन आता है और उनके जो अख्तर अंसारी वो चिल्लाते हैं वहाँ से कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। उसके बाद में कोई व्यक्ति उन्हीं के भतीजे से बोलता है कि अब इसको मार देंगे। थाना से कई बार प्रयास किया इन्होंने, थाना ने एफआईआर नहीं की, पहले आवेदन रिसीव किया, और जब ये मामला हो जाता है उसके बाद एफआईआर की जाती है। सीधा बात करेंगे हमारे साथ। झारखंड में इतने लिंचिंग हो रही है, आखिर कब तक रुकेगी? आज मैं काटमकुली के आबादी में मेरी हाज़िरी हुई है। मैं बेहद गम में हूँ। आपने जो मुझसे पूछा कि ये कब रुकेगा, ये पाक परवरदिगार आलम जानता है कि ये कब रुकेगा। लेकिन जो हमारा रोकथाम का जो महकमा है, जो हमारी सरकार है, जो हमारी रियासत है, जो इस रियासत के दारुल हुकूमत में जो हुक्मरान लोग हैं, वज़ीर आला हैं, ये उन सबों की ज़िम्मेदारी है कि इस पर लगाम लगाएं। लेकिन ये नाकाम है। दर्जनों आपने मॉब लिंचिंग की फहरिस्त
अपने चैनल में बताया, मैं भी सुना, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि न जाने बादलों के दरमियाँ में कौन सी साजिश हुई, मेरा घर छप्पर का था, मेरी ही घर बारिश हुई। आज जो तादाद है मॉब लिंचिंग का हिंदू भाइयों के बनिस्बत हम मुसलमानों की तादाद बहुत बड़ी है। यानी आज हम अपने आप में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि या अल्लाह, मैं जा रहा हूँ, रास्ते में कल वापस लौट के आऊँगा कि नहीं। वो मंज़र कैसा भयानक होगा, वो घड़ी कैसी होगी जब अख्तर अंसारी मकतूल के भतीजे जब 2:30 बजे रात फ़ोन में जब खैरियत लेते हैं तो उधर से आवाज़ आती है, बाबू मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो क्या मंज़र रहा होगा और ये कैसी घड़ी रही होगी, दिल दहल जाता है। इसलिए मैं माननीय झारखंड के वज़ीर आला हेमंत बाबू से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह का जुल्म अब हम बर्दाश्त करने के लायक नहीं रह गए हैं और हमारा इम्तहान ना लिया जाए, बल्कि हजूमी तशद्दुद में मारे जाने वाले लोगों पर ऐसे कड़ा कानून लाया जाए, ऐसी सख्ती किया जाए, इस तरह सख्ती के साथ उसे सजाएं दी जाए। और जो मॉब लिंचिंग में जो हमारे शहीद हो रहे हैं, जो जिनका सिंदरा कर दिया जा रहा है, उनके परिवार को कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा और उनके आशिक को, उनके वारिस को आप एक नौकरी दे करके उसके घर को संभालने की कोशिश करें। मैं राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा की तरफ से मैं ये सरकार से मांग करता हूँ, और साथ ही साथ मैं सैयुद्दीन अंसारी साहब जो शहीद अख्तर अंसारी के बड़े भाई हैं, मैं उनको यकीन दिलाना चाहूँगा कि जो आपकी भतीजी अलीफ परवीन है, छोटी सी बच्ची है, बहुत मासूम बच्ची है, बच्चे भी सब छोटे छोटे हैं, अभी तालीमी जो है मंजिल तय करने वाली उम्र है। मैं इनसे गुजारिश करना चाहूँगा सैयुद्दीन अंसारी साहब से कि आप इस बच्ची को हमारा दारुल कंजुल ईमान उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा में आप इन्हें दे दें। मैं गोद लेना चाहता हूँ ताकि इस मरहूम की जो है बच्ची को मैं आलिमा फाजिला और आला जो है टेक्निकी तालीम से आरास्ता करा सकूँ, इल्म के जेवर से आरास्ता व पैरास्ता करा सकूँ, ताकि आने वाली जो है नस्लों के लिए ये हमारी बच्ची एक मिसाल बन करके और एक शहीद के जो है रूह के सुकून बन करके एक नमूना बनेगी। मुझे यकीन है कि ये लोग ज़रूर हमारे इदारे में हमारी गुजारिश पर भेजेंगे, और अगर इन्होंने दे दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे पढ़ा लिखा करके तालीमी और तरबियत से इसको आरास्ता व पैरास्ता करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों के दुख सुख में बांटने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए थे, सभी टीम पहुँची हुई थी, और उनके एक एक घर से, उनके परिवार से भी बात करेंगे। यहाँ पर तमाम लोग हैं, पहले इनसे बात करेंगे। डॉक्टर राय जी, जब से सरकार बनी है उस समय मॉब लिंचिंग का बिल का काफ़ी चर्चा हुआ था कि बिल पास हो रहा है, बिल हम लोग लाएंगे, अब मॉब लिंचिंग प्रदेश में नहीं होगी, हमारी सरकार बनेगी। बहुत तरह तरह के वादे किए गए, मगर अभी महीना भी नहीं हुआ और इसी महीने भर में 2 हत्याएं हो जाती, मॉब लिंचिंग हो जाती है। कोडरमा के इमाम जो हैं मौलाना शहाबुद्दीन जी की भी भीड़ द्वारा मार दिया गया उनको, और फिर अभी अख्तर अंसारी जी को बकरी चोरी के आरोप में। क्या इतना नीचे गिर गया है मुसलमान की चोरी करके अपना घर चलाएगा? नहीं, मुसलमान कभी नीचे नहीं गिरा है, हमेशा जिंदा दिली के साथ जीना सीखा है। आज ये कटम कुल्ली में हम लोग आए हैं इनके आश्रितों के साथ, बच्चों के साथ दुख में शामिल होने के लिए। और राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा हमेशा ऐसे ही मुद्दों के लिए जानी जाती है, क्योंकि हम गरीबों के साथ हैं जी, शोषण जिनके साथ होता है शोषितों के साथ हैं, और जनता की आवाज़ बनने का हम हमेशा काम करते हैं। हमें शर्म आती है, हया भी आ रही है कि हम जिस प्रदेश में हैं, जिस प्रदेश में हम जी रहे हैं, जिसे हमने बहुत मुश्किलों के साथ आज़ाद कराया, आज वहाँ पे
जिन बुज़ुर्गों ने आज़ाद किया उनके बच्चों को आज बेरहमी के साथ मौत की भेंट चढ़ा दी जा रही है। खून सस्ता हो गया है, जानवर महंगे हो गए हैं, चाहे वो गाय हो चाहे वो बकरी हो, आज वो महंगे हो गए हैं और खून सस्ता हो चुका है। शर्म इस बात से भी आती है जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पूरे देश के आंकड़े में कहा कि झारखंड सबसे ऊपरी पायदान में मॉब लिंचिंग के मामले में आगे बढ़ता जा रहा है और ये आदेश दिया, यहाँ की सरकार को फटकार लगाया कि इस पर एक कड़ा कानून बनाए और लोगों को जागरूक करें कि ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें। मगर सरकार बेहिस है, जो तवज्जो नहीं देती है। शायद मुसलमानों को वाकई उन्होंने एक नाली के गटर के कीड़े समझ रखे हैं और वोट बैंक के लिए सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से इन लोगों का नज़रिया हो चुका है, खास करके ये मौजूदा सरकार की, क्योंकि इनके रहते हुए भी देखिए ना 30 जून का घटना है आपका मौलाना शहाबुद्दीन का, और अभी एक सप्ताह के अंदर अंदर 2 हत्याएँ होती हैं। मगर अभी तक इस सरकार में एक ऐसा कोई खड़ा होकर नहीं कदम उठाया गया कि प्रशासन को फटकार लगाए कि आपका भय कहाँ चला गया। झारखंड में कोई भी कोई कानून को हाथ में ले रहा है, मर्डर कर रहा है, हत्याएं हो रही हैं, मगर जरा सा भी ना आईजी की तरफ से कोई स्टेटमेंट है, ना एसपी की तरफ से कोई स्टेटमेंट है। यहाँ तक कि मुझे लगता है इस एफआईआर के ऊपर भी कोई काम अभी तक नहीं किया गया होगा। मुआवजा तो बहुत दूर की बात है, अगर मुआवजा देना होता, नीयत अच्छी होती और यहाँ के जनता के प्रति सरकार का अगर कुछ होश होता, ठिकाना होता, तो आज तबरेज़ अंसारी की बीवी दर-दर की ठोकरें अपनी जवानी को गला नहीं रही होती। आज ये साबित करती है ये बातें कि ये सरकार सिर्फ हमें बर्बाद करना चाहती है, हमें झारखंड में मुसलमान मुक्त करना चाहती है कि झारखंड में मुसलमान नहीं रहे। ये हर सरकार की साजिश हो रही है। चाहे वो हमने बीजेपी में भी देखा, जब अलीमुद्दीन वगैरह को मारा गया रोड पे, और हद तो ये हो गया कि मारने वाले कातिलान पर जो इल्ज़ाम लगे, जो जेल गए, जब वो छूट के आते हैं तो यही बीजेपी का नेता और वैसे लोग, वैसे मानसिकता के लोग जो मुसलमान को यहाँ देखना पसंद नहीं करते, उन्होंने हार माला पहना के स्वागत किया। और बताइए लचर सरकार और ये कानून व्यवस्था उस नज़ारे को टिमटिमाती हुई आंखों से देखता रह गया कि माला पहनाई जा कातिलों का। अब ये हाल होगा कि बकरी कितना मैंने दाम का, अगर चोरी का ही मामला ले लें, कितने दाम की बकरी होगी। ज़्यादा कानून आपके हाथ में लेने की क्या ज़रूरत है। अगर अख्तर अंसारी ने चोरी किया था तो इसको पहले जेल में देना था। कानून का व्यवस्था था हमारे यहाँ, उसको देखना चाहिए था, ना कि किसी की हत्या। कितना निर्भय हो गया, इससे पता चलता है कि ना सरकार टाइट है, ना व्यवस्था टाइट है। ये सब लचर स्थिति में है, सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे रहते हैं, झारखंड को लूटने में लगे रहते हैं। वरना आज हमारा झारखंड में एक भी कोई चप्पल चोर भी नहीं पाया जाता अगर यहाँ का प्रशासन टाइट होता, यहाँ की सरकार अगर ईमानदार होती तो। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है, और हमारे साथ इनके जो घर के परिवार के लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? एमडी रहमतुल्लाह। अख्तर अंसारी जी कौन थे आपके? भाई हैं। आपके छोटे भाई थे, बड़े? पड़ोसी भाई। अच्छा। क्या काम करते थे, कैसा उनका मतलब व्यवहार था यहाँ पर? अपना तो जीविका करने के लिए अपना बंगला भट्टा वगैरह ये सब लगाया था, और पिछले साल भी लगाया था, इस साल भी लगाया। अच्छा खासा इनकम होता था और काम करता था अपना, जो भी हो दैनिक रोज़गार हो उससे जुड़ा हुआ था। ऐसा तो कुछ है नहीं। अब सवाल है कि उस दिन निकला था, काम में निकला था, पता नहीं क्या ही हुआ था। वो शाम को पता चला, दिन भर ठीक है था, शाम में निकला घर से। उसके बाद हम तो नहीं थे, सुनने में आया था। उसके बाद नामकुम थाना का फ़ोन आया। नामकुम थाना बोला मेरा कार्य क्षेत्र में नहीं है ना। उसके बाद टाटी सिल्वर थाना का थाना प्रभारी जो थे वो बोल रहा है सेफ़ है, सब कुछ ठीक है, अच्छा खासा है। और फ़ोन में भी आया, इरशाद नाम करके है उसका भतीजा, उसके पास आया फ़ोन। और वो दरिंदे लोग, हराम आदमखोर लोग, वो लोग बाई मैंने क्या कहा जाए उसको, मतलब फिल्मी स्टाइल में अंजाम को किया है। और एक दुर्दांत मैंने अपराधी वो लोग हैं, समझे ना। और अगर प्रशासन सही रहता तो जान बच सकता था, क्योंकि प्रशासन को सब कुछ मालूम था। प्रशासन ने ही वो बोला कि ये सही है, सही सलामत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आज आप हाँ सुरक्षित है। और जाके देख रहे हैं तो तब तक लाश फेंका हुआ है। आपको ये डेड बॉडी के बारे में, ये मर्डर जब उनका हो गया तो उनको कब पता चला था आपको कि ये सब हो गया? सुबह में।
थाना ही फ़ोन किया? हाँ थाना ही फ़ोन किया था। वही थाना क्षेत्र जो थाना क्षेत्र और दुर्दांत जो है आदमखोर लोग है, वो लोग बाई लाइन ऑनलाइन व्हाट्सएप से बात कर रहा था। अच्छा। मारते वक्त वो व्हाट्सएप से बात कर रहा था वो लोग। अच्छा, समझे ना। तो ये कहानी है और ये बहुत घृणित कहानी है, बहुत घटिया है, घटिया मानसिकता के लोग हैं भरे पड़े हुए। झारखंड न जाने इस दिन देखने के लिए बना था, हमको समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून है, कानून व्यवस्था में विश्वास रखना चाहिए, कानून को सौंप देना चाहिए, न कि मतलब किसी का जान ले लेना उचित है। अरे चलिए भाई, एक जानवर था, 10,000 था, 20,000 का था, जानवर था, पैसा दे दिया जाता, सज़ा ही देना था, पुलिस को सौंप देता। लेकिन जान मारने का किसी को अधिकार नहीं है और नहीं मारता। क्या एफआईआर में जो आप लोग किए थे, क्या एफआईआर तुरंत आपका लिया गया था या फिर एफआईआर में कुछ दिन टाल मटोल हुआ था? नहीं, तुरंत लिया गया। तुरंत लिया गया। उसमें कुछ और हाँ। थाना प्रभारी को ऐसा लपेटे में लाया गया, कहीं न कहीं उसका हलक में रूह अटका हुआ था, इसलिए वो बार बार बुला रहा था। वो उसका नाम आया था। कुछ ऐसा मोमेंट सब मेरे पास है, अभी हम बता रहे हैं। अपने पे गाज गिरता है तब समझ में आता है, औरों में तो समझ में नहीं आता। देख लीजिए ज़रा सा इसको बढ़िया से, एकदम बढ़िया से। जी। ये हम जो ये दिखा रहे हैं, मैं इनसे लेकर के ये मोबाइल में तो नहीं शो हो पाएगा, ब्राइटनेस हल्की है, मगर मैं इस आवेदन को ज़रूर एक साइड लगाऊंगा ताकि लोग देख सकें कि थाना ने आखिर क्या किया है, क्या नहीं किया है। ये भी ज़रूरी है बात है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मामला दिन पे दिन बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत लोगों की आम तरीके से हत्या कर दी जा रही है, जिसमें लोगों की जाने जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि अख्तर अंसारी जो है, उनके देखिए छोटे छोटे बच्चे, 4 बच्चे हैं, और देखिए उनको कुछ समझ भी नहीं है। एक होता है कि समझदार बच्चे हैं, तो एक ये होता है कि चलो अपना पैरों पर खड़े होकर के अपने घर को, परिवार को चला सकते थे, मगर इन बच्चों को खिलाने पिलाने वाला, इनकी परवरिश करने वाला कौन होगा? किसी की गोद उजाड़ने से पहले कभी ये सोच लिया करें कि उसके परिवार में कितने लोग हैं, क्या वो घर का अकेला है। क्योंकि आपको बता दें, अख्तर अंसारी की जो माँ हैं वो 1 साल पहले डेथ कर गई थी और उनके पिता भी नहीं रहे, मगर उसके दौरान ये अकेले थे और गार्जियन के रूप में अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे। ये गांव के वाले लोगों का भी स्टेटमेंट है कि वो कहीं से कहीं तक ऐसा आदमी नहीं था जो चोर कहलाता या फिर करप्टेड था। करप्टेड नहीं था, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, मगर लोगों ने चोरी का आरोप दे करके एक संज्ञान उम्र भर के लिए दाग लगा दिया है समीम अख्तर अंसारी पर। तो और लोग पर भी बात करेंगे, यहाँ पर और भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? अफजल अंसारी मेरा नाम। अच्छा, अख्तर अंसारी कौन है? मेरा भाई, चचेरा भाई था। चचेरा भाई। अच्छा, हाँ। क्या कहेंगे इस पर? आप इस तरीके का मामला हुआ है, आपके भाई को मार दिया गया है, ये बहुत घिनौना मामला है और बहुत अफसोस कि हम लोग कर रहे हैं। हम लोग तो रात दिन सोए नहीं हैं। उस दिन भी सुने तो बहुत घिनौना, बहुत गलत ये किया गया हम लोग के साथ में, मुसलमानों के साथ में खास करके। ये प्रशासन और सरकार मिली हुई थी कि क्या किया हुआ था, जो कि फ़ोन आ रहा था, प्रशासन भी फ़ोन कर रहा था, प्रशासन फ़ोन कर कर के मारा है और मरवाया गया है। कहीं न कहीं ये प्रशासन और सरकार का साजिश दोनों का है, मुसलमान को मारो। इसमें आप लोग आए हैं, हमसे आरजू है आपसे हम लोग का मदद करें। हम लोग आपके लिए एक पैर में खड़ा रहेंगे। देखिए लोगों, सभी लोग यही चाह रहे, चाहे वो गांव के हों या अख्तर अंसारी के घर वाले क्यों ना हों या उनकी पत्नी जो बेवा हैं, वो सिर्फ यही एक चीख कर चिल्ला रहे हैं, रो रो के चिल्ला रही हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। अगर आज हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम ऊपर जाके सवाल जवाब जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ की अदालत से आप लोग बच जाओगे मगर ऊपर वाले की अदालत से कभी नहीं बच पाओगे। यहाँ पर और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैयुद्दीन अंसारी। कौन लगते था? बड़ा भाई हैं हम। बड़ा भाई हैं आप। तो मतलब क्या उसका नेचर था, किस तरीके से? क्योंकि आरोप तो लगा दिया है चोरी का। ये सब झूठ बात है। उसे वो बंगला भाटा करके यार अपना रोज पालन पोषण करता है। देखिए लोगों के पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, और मैं ज़्यादा बुलवाऊंगा भी नहीं क्योंकि गम का माहौल है, मातम छाया हुआ है। अब छोटे से जो उनकी बच्ची हैं और उनके ये देखिए 3 बच्चे यहाँ पर है, एक बच्चा शायद वो अभी इधर उधर होगा, बहुत छोटा बच्चा है। इनसे का नाम बात करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू आपका? परवीन। अच्छा, क्या नाम है पापा का आपका?
अख्तर अंसारी। अच्छा, कहीं पढ़ते हैं आप? हाँ, कहाँ पढ़ते हैं? पास ही में है। अच्छा, यहीं पास में है। स्कूल जाते हैं? यस, कौन क्लास में है? यूकेजी। यूकेजी में। आपके पिताजी कहाँ, आपको पता है? नहीं जानते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है बाबू? अरमान अंसारी। अच्छा, आप भी पढ़ते हैं? यस। अच्छा, आपके पिताजी कैसे आपको खिलाते पिलाते थे, कैसे रखते थे आपको? अच्छा रखते थे? यस। अयान अंसारी। अच्छा, पढ़ते हैं? यस। मदरसा भी जाते हैं? यस। अच्छा। शाम को जाते हैं। अच्छा, कितना उम्र है आपका? मेरा 11 वर्ष। यस। अच्छा, इन दोनों से आप बड़े हो? यस। और ये कितनी छोटी है? ये इससे छोटी है। इससे छोटी है? यस। अच्छा, ये कितने साल का है? ये लगभग 9 आवर का है। अच्छा, वाह। देखिए, आप समझ सकते हैं बच्चों की एजुकेशन। देखिए, सरकारी स्कूल में और सुदूर इलाके में पढ़ रहे हैं तब बच्चों की एजुकेशन नहीं अच्छी है, मगर जो पढ़ाने लिखाने वाला जो बाप है, जो एक सपना देखता है कि मेरे बच्चे बड़े होकर के डॉक्टर, इंजीनियर, जज बनेंगे, मगर आज उनका सपना अधूरा रह गया है। मगर समाज के लोगों से और वर्तमान की सरकार से ये विनम्र आपसे आरजू अपील है कि इनके पिताजी को इंसाफ मिले और इनके बच्चों के बारे में सोचें और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने की मांग करें ताकि इनके बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके। और तमाम जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं राजनीतिक दल से और तमाम और लोग आने वाले लोग हैं, सबका यही कहना है कि जो लोग दोषी हैं उन लोग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे लोग पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मॉब लिंचिंग का कानून बनना चाहिए ताकि लोग दूसरों को मारने से पहले 10 बार सोचे कि हमारे साथ क्या होगा। और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों पर ध्यान दे और तमाम झारखंड में जितनी मॉब लिंचिंग हुई है सबको इंसाफ दिलाने का वर्तमान सरकार काम करे। कैमरा पर्सन रौनक के साथ मैं अशरफ खान समीर, नया भारत TV 24 रांची।